नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस अंश में। बात राजनीति की हो या फिर बात चुनाव की हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गहन चीज़ें हो रही हैं। कुछ संकेत हैं, कुछ गहरे संकेत हैं, कुछ संकेत ऐसे कि एक प्रदीप गुप्ता साहब का एक एक्सिस माई इंडिया का सर्वे भी घूम रहा है आजकल। पता नहीं असली है, नकली है। हालाँकि सुनने में आया कि पहले ट्वीट किया, फिर ट्वीट हटा दिया। तो धुआँ तो है, पर धुआँ तभी तो है कहीं थोड़ी आग लगी होगी। हो सकता है ये भी एक षड्यंत्र हो कि एक इस टाइप का एक चीज़ें निकाल दी जाएँ प्री प्लान के रूप में, बाद में विथड्रॉ कर ली जाएँ। लेकिन अल्टीमेटली जो जनता कह रही है, वही आखिरी सच है। राजनीति में आखिरी सच वही होता है जो जनता कहती है। और फिर राजनैतिज्ञों के चेहरों को अगर आप देखो तो वो भी एक आईने की तरह काम करते हैं। वहाँ से उनकी तिलमिलाहट, उनकी बौखलाहट, उनकी घबराहट और कहीं न कहीं उनके अंदर उस विचलन को देखना कि शायद क्या हमारी गद्दी जा रही है? और ख़ास तौर से कल जो अमित शाह ने पहले दौर की चुनाव के बाद जो शब्द यूज़ किए कि किसी की हिम्मत नहीं है कि संविधान में से सेकुलर शब्द हटा दिया जाए और हम किसी को हटाने भी नहीं देंगे। ये शायद इस बात का एहसास हो रहा है कि चीज़ें वैसे नहीं घट रही हैं जैसे घटनी चाहिए थी और संविधान के नाम पर जो एक डोमेन बहुत गहरा दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में और बाकी गरीबों में चला गया है कि ये आदमी तो संविधान पलटने के लिए आ रहे हैं। और ये बात गहरे तक उतर गई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब उसको उसका काट कहाँ से लाया जाए? क्या किया जाए अल्टीमेटली? छोटे-छोटे लोग परेशान कर रहे हैं, कहीं बॉबी पवार परेशान कर रहा है, कभी रविंदर सिंह भाटी परेशान कर रहा है। निर्दलीय लोग परेशान कर रहे हैं हमको। यानी कि डर इतना हो गया है कि पता नहीं कौन कहाँ से मेरी सीट छीन कर ले जाए। भाजपा के नेताओं के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि उन्हें पहली बार शायद इस बात का 10 साल में एहसास हुआ कि मोदी चुनाव हार सकते हैं। मोदी और शाह को पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि क्या हमें संसद में विपक्ष की उस सीट पर बैठना पड़ेगा जहां राहुल और सोनिया गांधी बैठते हैं। इस बात का तो कभी उन्होंने तसव्वुर ही नहीं किया कि हम इस साइड से उठ के उस सामने वाली साइड में बैठ जाएँगे। अटल बिहारी जी को तो बहुत अनुभव था, तो वो मज़ाक किया करते थे वो तो। कहते हैं आज यहाँ बैठे हैं, कल वहाँ बैठ जाएँगे। कहते हैं हमारी सारी ज़िंदगी वहाँ गुज़री है विपक्ष में, फिर वहाँ चले जाएँगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने विपक्ष की उन बेंचेस को देखा ही नहीं, उसकी तपिश को महसूस नहीं किया और कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ बैठकर वो सत्ताधीश जो दूसरे किनारे पे संसद में बैठते हैं, वो किस ढंग से उनके ऊपर उछल-उछल कर अपने वक्तव्य कहते हैं और उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। और एक वक्तव्य तो वो होता है, जो आखिरी वक्तव्य होता है सत्ताधीश का क्योंकि उसके बाद किसी और को आंसर देने का चांस नहीं मिलता, तो जो कहना है कह लो। लेकिन मोदी जी के राजनीतिक जीवन में उन्होंने विपक्ष का मुँह नहीं देखा कभी। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे अगर उस साइड में बैठना पड़े तो मैं बैठूँगा कैसे? ये हो क्या गया मेरे साथ में? मुझे लगता है कि जिस दिन उनको वहाँ बैठना पड़ गया, हो सकता है वो जैसे कि गुजरात की विधानसभा में नहीं आते थे कभी भी, रेयर चांस छोड़ दो, तो यहाँ भी नहीं आया करेंगे। ये किस्मत भी क्या-क्या खेल दिखाती है साहब और जो प्रकृति है, ये इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। कभी-कभी लगता है कि हम वास्तव में जो प्रोग्राम मैंने कई दिन पहले किया था कि वी आर हेडिंग फॉर अ हंग पार्लियामेंट, एक त्रिशंकु संसद की ओर बढ़ रहे हैं, शायद संकेत सभी उसी तरफ जा रहे हैं। भारत जैसे देश को अगर तानाशाही से बचाना हो, तो कभी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जब सत्ताधीश 4 और पार्टियों पे निर्भर करेंगे और हर चीज़ के लिए उन्हें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी और धमका नहीं पाएँगे, तो लोकतंत्र ज़िंदा रहेगा, संस्थाएँ ज़िंदा रहेंगी, संस्थाओं की आत्माएँ ज़िंदा रहेंगी। पर हाँ, सत्ता तो खिसक गई। बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से मीनू जैन जी, दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी और गुजरात से गिरीश जोशी जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है।
आज अरुण जी को भी थोड़ा जल्दी जाना है तो पहले उन्हीं की फीड ले लेता हूं मैं। अरुण जी, कभी-कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में, कभी इधर बैठे, कभी वहां भी बैठना पड़ सकता है। क्या है ना कि लाइफ का स्विंग है जो घूम के 180 डिग्री पे या 360 डिग्री पे आता है। क्या किया जाए? कहते हैं ना कि द नेचर स्पेयर्स नो वन, कभी किसी को बख्शती नहीं है, चाहे उसका नाम नरेंद्र मोदी हो या एडोल्फ हिटलर हो। आपकी टिप्पणी। सर, बात यह है कि प्रकृति अपने आप को रोज दोहराती है। क्षितिज में अगर आप देखें तो वैसे सूर्य स्थिर है, पृथ्वी 180 डिग्री घूम जाती है। जो पृथ्वी सुबह की किरण सूर्य की लेती है, वही पृथ्वी 180 डिग्री घूमकर शाम को उसको विदा भी कर देती है। और यही नियम हमारे स्पोर्ट्स में चलते हैं। और ये स्पोर्ट्स स्पिरिट शायद मोदी जी में नहीं है, परंतु बीजेपी के जो बाकी लोग मैंने बड़े नजदीक से देखे हैं, उनमें ये वाली स्पोर्ट्स स्पिरिट बहुत अच्छी थी और इसको बड़े सहज भाव से लिया जाता था। कल जो दृश्य हमें देखने में आए और जो आज मोदी जी बयान दे रहे हैं, वो एक प्रकार से ढकने की कोशिश कर रहे हैं और गलती से बयान दिया उन्होंने या जानबूझकर दिया कि राहुल बाबा जो है वो वायनाड भी छोड़कर भाग जाएंगे। शायद उनको ये नहीं पता कि अभी अमेठी भी छोड़ा नहीं है उन्होंने। 26 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे। जो मोदी जी के सिपा सालार हैं वो उनको कितना अपडेट रखते हैं। मुझे लगता है कि शायद इस बात में भी उनको डर महसूस होता हो कि साहेब को बताना कि 26 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे और 3 मई को शायद लास्ट डेट है नाम वापसी की। तो मोदी मोदी जी ने मान लिया कि राहुल ने छोड़ दिया है अमेठी। वास्तव में ऐसा है नहीं। और मेरा तो मानना है, जब मुझसे प्रश्न किया गया क्या अमेठी में राहुल जी का नाम अनाउंस कर देना चाहिए, तो मेरा यह स्पष्ट मत था कि जिस दिन तक राहुल जी नॉमिनेशन करें उस सुबह 9 बजे तक कोई प्रेस रिलीज ना आए, उनका फॉर्म उनकी गाड़ी में रख दिया जाए, वो गाड़ी में बैठें और सीधा नॉमिनेशन सेंटर में पहुंचे और जब नॉमिनेशन करने के बाद बाहर आए तो वो सबको बताएं कि हाँ भाई साहब, मैं अमेठी से भागा नहीं हूं, मैं अभी अमेठी में कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार खड़ा, ताकि इनको झटका लगे। मोदी जी बिल्कुल वैसी भाषा पर उतर आए जैसी हमारी स्मृति ईरानी, जो बहुत संभ्रांत महिला हैं, वैसी भाषा पर आ गए वो। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा, खास तौर से जब चुनाव एक चरण का हो गया हो, तो आपको थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो दाव आपने कांग्रेस के ऊपर लगाया वही दाव आपके ऊपर लग जाए। और कल आपने देखा जो चुनाव की बेला थी, कल जुमेरात थी, दोपहर तक जो हमारे मुस्लिम भाई थे वो नमाज पढ़ना उनके लिए जरूरी था, तो वो नमाज पढ़ रहे थे। अचानक 3 बजे के बाद पोलिंग का रेट बढ़ा और मुस्लिम महिलाएं भी भारी तादाद में निकली। यहां तक हुआ कि उनसे यह कहा गया कि आप बुर्का उतार दें, जबकि आइडेंटिफिकेशन सिर्फ फेस से होती है। तो ये जो आप टैक्टिक्स अपना रहे हैं, डराने की, धमकाने की, ये आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी ये तो फेल हो ही गई है। आपका धनबल और बाहुबल भी फेल हो गया है। और ये जो आपने लिखा है कि सीने में जलन, आंखों में चुभन, सर ये तो होगी। कहते हैं जब शाम को काला धुआं उठे और अंधेरा हो
तो कहीं ना कहीं मन में भी कुछ जलन होती है और आंखों में तो प्रत्यक्षता जलन होती ही है। अगर मौसम खराब हो जाए तो ये सर जो ये कल मौसम, सर ये जो लाइन है ना, ये गाने से ली गई है। जी इनमें गाने से से लिए मुझे, आंखों जी से जी जी तूफान सा क्यों है, इस हिंदुस्तान है। में मोदी परेशान सा क्यों है, बस इतना ही कहूंगा जी। कैरी ऑन सर। ये जी सर, ये परेशान होना स्वाभाविक है, परंतु मेरे पिता कहा करते थे कि बेटा समभाव में रहो, दुख में दुख नहीं और सुख में सुख नहीं। बहुत सुख हो तो बहुत ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अपने मन में अपनी शक्तियों को इकट्ठा करो। और दुख में अगर बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे तो आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। अपनी शक्तियों को फिर दोबारा से कलेक्ट करो, एक बार एनर्जाइज हो जाओ और फिर से जुट जाओ। और ये सारी जिंदगी उन्होंने किया, जो चुनाव हारे जो जीते, हमने कभी उनको विचलित होते हुए नहीं देखा। हार जाना ये भी सर एक बहुत अच्छी कला है। और मेरे तो शास्त्र बोलते हैं, जो हारना नहीं जानता वो जीत का वर्ण क्या करेगा। इनकी तो शुरुआत जीत से हुई है, तो इनको सीखना चाहिए हार से, ताकि दोनों पक्ष इनको स्वाद मिले और ये उसको चखें। मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान का वोटर है वो बहुत समझदार हो गया। कल बहुत सारे चैनल्स के अंदर मैं गया, बहुत सारे लोगों से बात की, प्रत्यक्षता बाहर निकला, तब भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। जो माहौल था वो तब भी बताने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि शर्मा जी 25 मई को आप तैयार रहना, हम आपको दिखाएंगे कि वातावरण क्या होने वाला है। दूसरी तरफ संजय सिंह है जो छाती ठोक कर बोले जा रहे हैं। और एक और विचित्र बात यह है कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल भी राजस्थान से के साथ गुजरात में भी प्रचार करने जाए। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, और आज अमरोहा में राहुल जी ने भी बहुत सारी बातों को कहा है, उन्होंने अपनी फिर से प्रतिज्ञा को दोहराया है कि 8,500 हम परिवार की एक महिला को देंगे महीने का, साल में 1 लाख रुपया देंगे। और जो युवक बेरोजगार होंगे 29-30 वर्ष तक के, उनको रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, पहली नौकरी हम देंगे। तो कुछ कंक्रीट बात अगर विपक्ष करता है और पक्ष को घबराहट होती है, तो इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। पक्ष को घबराहट होना स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है शायद मोदी जी, हमारे यहाँ एक चुटकुला मशहूर है सर कि वो कहते हैं भांग खाया व्यक्ति या तो हमेशा हंसता रहता है, अगर वो रोता रहेगा तो हमेशा रोता ही रहेगा, जब तक भांग का नशा उतरेगा नहीं। तो मुझे लगता है ये जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता हैं, इन्होंने भांग घोटकर खा ली है। और वो जीत वाली बात जो है वो उनके दिमाग में ऐसे घूम रही है कि दूसरा विचार, दूसरी बात कोई आती नहीं है। और वैसे वास्तविकता ये है कि कल बीजेपी ने अंदरूनी अपने सर्वेक्षण करने के बाद जो पोल हुआ है, उसमें से जो निचोड़ निकला है, वो उन्होंने खुद माना है कि हम बिटवीन 270 एंड 295 से ऊपर नहीं रह सकते। बाकी के 6 चरणों को अगर इस तरह से जाते हैं, वो चरण देखने वाले होंगे वोटिंग कितनी है। जैसे बंगाल में 80% हो गई, तो वो देखना पड़ेगा कि पोलिंग कितनी हो रही है। और मेरा मानना यह है कि ट्रेंड एक बार जो चल पड़ता है वो बरकरार रहता है, चाहे आप 6 चरण करें चाहे 7 चरण करें। तो मोदी जी को सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो भांग के गोले खाए व्यक्ति जैसा व्यवहार ना करें तो उनके लिए उचित होगा। और भाषा जो है वो विपक्ष के लिए थोड़ी सम्मानजनक अब भी रख ले, तो शायद हो सकता है कि वोटर उनका कहीं मान रखे। नहीं तो वोटर वैसे ही दुत्कार देगा जैसे संपत सरल को आप सुनते हैं एक राजा की कहानी में। मुझे लगता है बिल्कुल संपत सरल की वो जो कविताएं हैं
वो चरितार्थ होने वाली हैं। और मोदी जी, ये बात सच्ची है, यह मजाक की नहीं है कि मोदी जी विपक्ष में बैठेंगे। एक लास्ट में सीन आपको और याद करा देता हूं। राहुल जी प्रधानमंत्री सीट तक जाते हैं और बड़े प्रेम से मोदी जी को उठकर गले लगने के लिए आह्वान करते हैं, परंतु उसके बाद जो उन्होंने मजाक उड़ाया है, मेरी बड़ी दिली हसरत है। एक बार राहुल उस सीट पर बैठे और मोदी जी मिलने जाए और राहुल उठकर उनको एक प्यार की झप्पी मारे, ये मेरी जिंदगी का एक ड्रीम सीन होगा। होगा पूरा या नहीं होगा, ये ईश्वर जानता है, परंतु ऐसा सपना मैं लेकर चल रहा हूं। और मोदी जी को एक बार फिर से सलाह है, थोड़ी भाषा का संयम रखें। जी।